नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू सीरीज पार्ट 7 आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने 6 पार्ट डिस्कस किए हैं जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको आप प्लीज़ रेफर कीजिएगा, जो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। पार्ट 7 के अंदर आज हम कुछ और मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका जानना हमारे लिए जरूरी रहता है, जो एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो आइए बिना देरी के आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर का पार्ट 7 का एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आपके सामने स्क्रीन पर। पहला एमसीक्यू कह रहा है, प्यारे दोस्तों, a 4-year client was brought to the healthcare center with the chief complaint of severe diarrhea and passage of the rice water. The client is most probably suffering from which condition? सवाल कह रहा है कि एक बच्चा है 4 साल का जिसको आप हेल्थ केयर सेंटर पे लाए हो और उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसको सीवियर डायरिया हो रहा है और वो जो डायरिया है आपके राइस वाटर हो रहा है, मतलब चावल के पानी जैसा डायरिया हो रहा है, बिल्कुल पानी जैसा हो रहा है। तो उस क्लाइंट की, उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या रहेगी, मोस्ट सफरिंग, मतलब कौन सी कंडीशन होगी, ये सवाल ने पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मल्टीपल टाइम स्टार वाला क्वेश्चन है और ये सिम्टम बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है गार्डासिस, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी इज द एमीबियासिस एंड ऑप्शन डी इज द डिसेंट्री। क्या रहेगा जवाब? आई थिंक बहुत लोग यहाँ पर सही बता रहे हैं, आप बिल्कुल गैस कर रहे हैं। ऑप्शन बी कॉलेरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, क्योंकि राइस वाटर स्टूल जो होता है बिल्कुल कॉलेरा के अंदर आपका हॉलमार्क साइन रहता है। क्या रहता है? हॉलमार्क साइन, है ना। आपको साथ साथ में जवाब देते जाना है। ये जो कॉलेरा होता है ये क्या होता है पहले दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें शॉर्टली, तो ये क्या होता है आपका एक वाटर बॉर्न डिजीज होता है। वाटर बॉर्न डिजीज होता है जो क्या करता है, आपका फीको ओरल रूट से फैलता है। अगर स्प्रेडिंग की बात करें तो फीको ओरल मतलब आपके फीको ओरल रूट से फैलता है ना। वाटर बॉर्न डिजीज होती है। और ये जो कॉलेरा होता है इसकी कॉजेटिव एजेंट की बात करें, कॉज पूछें तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है प्यारे दोस्तों है वो होता है आपका विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा जो होता है एक वायरस होता है जो क्या करता है आपका कॉलेरा डिजीज करने में ये कॉजेटिव एजेंट रोल प्ले करता है। ये जो कॉलेरा है प्यारे दोस्तों, इसी को अपन सवाल पूछा जाता है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के फादर के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये कॉलेरा को बोला जाता है ना। मल्टीपल टाइम एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज नाउन एज कॉलेरा, है ना। ये जो विब्रियो कॉलेरा होता है ये कॉजेटिव एजेंट होता है किसका, आपका कॉलेरा का। ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें ना, कभी कभार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इस कॉलेरा के अंदर जो होता है राइस वाटर स्टूल होता है जिसको हॉलमार्क साइन कहते हैं। ये क्या होता है आपका हॉलमार्क साइन, ये क्या होता है हॉलमार्क साइन होता है ना विब्रियो कॉलेरा का। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, इसके ट्रीटमेंट की बात करें अगर अपन, तो ट्रीटमेंट के अंदर देखो पेशेंट को जो सीवियर डायरिया होता है ना, तो डायरिया की वजह से पेशेंट का बॉडी का फ्लूइड लॉस होगा। तो उस फ्लूइड लॉस को रिप्लेस करने के लिए बच्चे को ORS का सॉल्यूशन दिया जाता है ना, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें कि इसको ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देंगे, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी टेट्रासाइक्लिन जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, आपकी विब्रियो कॉलेरा या कॉलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस बनती हैं। ये जो टेट्रासाइक्लिन होती है इसका साइड इफेक्ट कभी कभार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ये क्या करती हैं, आपकी टीथ स्ट्रेनिंग करती है ना, टीथ स्ट्रेनिंग करती हैं। मतलब आप जब इसको ओरली लोगे सिरप फॉर्म के अंदर तो ये आपके दांतों पर जम जाएगी और टीथ स्ट्रेनिंग कर देती है। और इस टीथ स्ट्रेनिंग के बचने के लिए हमेशा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको यूज़ करना हमेशा क्या, स्ट्रॉ, मतलब स्ट्रॉ यूज़ करनी है ना। जो पाइप होती हैं जिससे अपन जूस वगैरह पीते हैं वो स्ट्रॉ उसको कहते हैं, और वो यूज़ करनी है जब इस टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन को लेते हैं, क्योंकि ये क्या करती है टीथ स्ट्रेनिंग कर देती है जो परमानेंट होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी विब्रियो कॉलेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंक्यूबेशन पीरियड कभी कभार पूछा जाता है, तो फ्यू आवर्स से लेकर ये 5 दिन तक हो सकता है, और ऑन एन एवरेज पूछे तो 3 दिन, है ना। 3 दिन के अंदर इसके सिम्टम आ जाते हैं। डायरिया मेनली सिम्टम रहता है और वो भी राइस वाटर स्टूल जैसा रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल कह रहा है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इज, मम्प्स का सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है एनकेफेलाइटिस, ऑप्शन बी द निमोनिया, ऑप्शन सी द ऑर्काइटिस एंड ओफोराइटिस, ऑप्शन डी कह रहा है आपका मायोकार्डाइटिस। ध्यान से देखिएगा,
और साथ साथ में जवाब देने की कोशिश करेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके जवाब ही आपकी सफलता का निर्धारण करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जवाब बिल्कुल आपके आने चाहिए। सही होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, गलत होंगे तो आपको क्यूरियोसिटी पैदा करेगा कि मेरा गलत क्यों है ना। तो अपनी नॉलेज को साथ साथ में यूटिलाइज कीजिएगा, जवाब देने की कोशिश ज़रूर कीजिए। मम्स की बात करें प्यारे दोस्तों, है ना, तो ये जो मम्स होता है ये आपके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज होती है ना, जिसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है मिक्सो वायरस है ना, मिक्सो वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, जो क्या होता है आपका एक आरएन वायरस होता है ना। ये कभी कभार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ये एक आरएन वायरस होता है। और ये जो मम्स होता है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर होता क्या, तो बेसिकली जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो 3 पेयर के अंदर होता है, आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल ग्लैंड या सब लिंगुअल ग्लैंड। तो 3 जो आपकी ग्लैंड्स होती है उसमें से आपके जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती हैं, सबसे लार्जेस्ट सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, स्टेंस एंड डक्ट के अंदर अपना सीक्रेशन डालती हैं। जो इसके बारे में बात रहती है, इसका क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट, जो इसका क्लासिकल सिम्टम होता है, या इसकी क्या होती है, स्वेलिंग। तो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग अगर किसी पेशेंट के अंदर होती है, वो कौन होता है, उसका कारण मम्स उस बीमारी को कहते हैं। उसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है आपका मिक्सो वायरस होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाता है। और ये जो एनलार्जमेंट होता है प्यारे दोस्तों, ये कॉन्ट्रालेटरल होता है ना, कॉन्ट्रालेटरल मतलब अगर पहली बार में अगर राइट साइड के अंदर हुआ है तो कुछ देर बाद में वो स्वेलिंग जो है लेफ्ट साइड के अंदर भी हो जाएगी, है ना, और फिर 1-2 वीक में वो सब साइड भी हो जाएगी। लेकिन ये कॉन्ट्रालेटरल इस मेथड को कहा जाता है। ये जो मम्स होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन की बात करें, है ना, मम्स की कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो होता है, मोस्ट कॉमन अगर आपको कॉम्प्लिकेशन पूछे, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, और वो भी आपको चिल्ड्रन के अंदर पूछे ना, चिल्ड्रन बच्चों के अंदर अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन पूछे तो आपको जवाब देना हमेशा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है, ये बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है आपके मम्स का। वहीं आपके अडल्ट के अंदर पूछे, है ना, ये तो होगी बच्चों की बात, अडल्ट के अंदर पूछे, और अडल्ट के अंदर मेल के अंदर पूछा जाए स्पेशली, तो मेल के अंदर होता है आपका ऑर्काइटिस। क्या होता है, ऑर्काइटिस। और वहीं आपके फीमेल के अंदर पूछा जाए कि फीमेल के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, तो वो होगा आपके ओफोराइटिस। ऑर्काइटिस का मतलब होता है आपका टेस्टिस का इन्फ्लामेशन, और ओफोराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवेरी, है ना, जो ओवेरी जो फीमेल सेक्सुअल ग्लैंड होती है, और टेस्टिस जो होते हैं मेल सेक्सुअल ग्लैंड होती है, वो ऑर्काइटिस ओफोराइटिस अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और ये जो ऑर्काइटिस ओफोराइटिस है, ये पेशेंट के अंदर कर सकते हैं क्या, स्टरलिटी कॉज कर सकते हैं, नपुंसकता पैदा कर सकते हैं, बांझपन पैदा कर सकते हैं। तो मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर आपको पूछे, बच्चों के अंदर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, और अडल्ट के अंदर मेल के अंदर ऑर्काइटिस एंड फीमेल के अंदर ओफोराइटिस, ये मेनली मम्स के अंदर बातें रहती हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका कारण बनता है। ड्रॉपलेट फैलता कैसे अगर आपको कोई पूछे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है ना। ये इसकी मोटी मोटी बातें, 14 से लेकर 21 दिन जो होता है इसका 21 दिन जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। बाकी कॉम्प्लिकेशन इसके हमने देखे। और अगर फर्दर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये पैनकेराटाइटिस कर सकता है, पैनकेराटाइटिस, और ये क्या कर सकता है आपका डीफनेस मतलब बहरापन, डीफनेस भी कर सकता है। पैनकेराटाइटिस अगर पेशेंट को रहेगा तो जिसमें बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और आपके डायबिटीज मेलाइटिस भी डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर ना तो एनकेफेलाइटिस होगा, ना निमोनिया होगा, ना ही मायोकार्डिस होगा। ऑप्शन सी ऑर्काइटिस एंड ओफोराइटिस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। मम्स के रिगार्डिंग एक सवाल एग्जाम्स के अंदर हमेशा बनता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द रिजल्ट ऑफ विच डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। क्या रहेगा जवाब, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म करता है आपका डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन बी स्प्यूटम कल्चर, एंड ऑप्शन सी ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ऑप्शन डी द सलाइन टेस्ट। क्या रहेगा आंसर, आई थिंक सब यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। ब्रोंकोस्कोपी जो होता है वो वहाँ पर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का विजुअलाइजेशन होता है, ब्रोंकस का विजुअलाइजेशन, ब्रोंकाई का विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पर ये तो गलत आंसर बनेगा। एक सलाइन टेस्ट, ये यहाँ पर कोई इसका रोल नहीं है, ऐसा कुछ टेस्ट नहीं होता है। एक होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट और एक होता है स्प्यूटम कल्चर। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है इसको अपन मॉन्टॉक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट।
मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स जो होता है इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, पेशेंट को जो होता है इंट्राडर्मली जो होते हैं PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो होते हैं वो आपके इंट्राडर्मली इंसर्ट किए जाते हैं। इसकी डोज की बात करें 0.1 ml है ना, इस अमाउंट के अंदर इंट्राडर्मली ट्यूबरकुलिन सिरिंज से इंट्राडर्मली PPD लगाए जाते हैं और वहाँ पर क्या देखा जाता है, इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन का मतलब होता है हार्डनेस देखी जाती है उस स्किन पर, और ये आपके जो आर्म्स होती हैं उसके इनर सरफेस के अंदर लगाया जाता है। और ये जो आपके PPD लगाए जाते हैं इसका इंड्यूरेशन कब देखा जाता है, टाइम पीरियड एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जाता है, वो होता है आपका 48 to 72 आवर्स है ना, 48 to 72 आवर्स, मतलब 3 दिन मैक्सिमम 72 आवर्स। अगर ऑप्शन के अंदर आपके 72 है या 48, 72 मैक्सिमम टाइम पीरियड है। तो ये सवाल आपसे एग्जाम के हर बार पूछा जाता है। इंड्यूरेशन देखा जाता है 48 to 72 आवर्स के अंदर। इंड्यूरेशन मतलब हार्डनेस, अगर वो हार्डनेस जो होती है आपकी मोर देन 10 mm के अंदर आती है तो वो टेस्ट रहेगा आपका पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव। वही अगर आपके वो टेस्ट जो होता है 6 to 9 mm के अंदर रहता है तो वो क्या होता है, डाउटफुल रहता है ना, डाउटफुल। आपको टेस्ट को रिपीट करना पड़ सकता है। और वही अगर आपके 5 या 5 से कम है तो वो क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा टेस्ट। क्या रहेगा, नेगेटिव, 5 या 5 से कम। वहीं अगर अपन बात करें, अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, या फॉर एग्जांपल आपके HIV का पेशेंट है, HIV एड्स का पेशेंट हो गया, उसके अंदर ये अगर इंड्यूरेशन देखें अपन, मॉन्टॉक्स टेस्ट करें और उसका मोर देन 5 या 5 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे अपन, पॉजिटिव। उसको क्या काउंट करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट काउंट करेंगे आपके मॉन्टॉक्स टेस्ट। अब ये जो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है ये क्या दिखाता है आपका, ससेप्टिबिलिटी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस का मेजर कारण बनता है, जो आपके एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है एसिड फास्ट, क्या होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है ना। तो ये आपका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस कभी नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी कह रहा है स्पूटम कल्चर। जी हाँ दोस्तों, स्पूटम कल्चर, अगर आपको कोई पेशेंट का स्पूटम कल्चर कराएंगे वो हमेशा आपके कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के अंदर आएगा, किसके, ट्यूबरकुलोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी हमेशा कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस बनेगा ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के अंदर। मल्टीपल नेम एग्जाम्स के अंदर पूछा सवाल है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो छोटी छोटी ये बातें जी, आपने मॉन्टॉक्स टेस्ट के बारे में देखी, इंट्राडर्मली देते हैं, 0.1 ml देते हैं, 3 दिन के बाद में 48 to 72 आवर्स के विद इन इसका इंड्यूरेशन चेक करते हैं, क्या क्या रिजल्ट रहते हैं ये भी हमने देखें। आइए बात समझ में, मूवमेंट करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज्ड बाय आइसोनियाजिड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। आइसोनियाजिड जो होती है एक दवाई होती है आपके, ये क्या होती है, एक दवाई होती है जो क्या करती है आपके, किस कैटेगरी की दवाई है, ATT। ये क्या है आपके, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो TB के ट्रीटमेंट के अंदर दी जाती है। आइसोनियाजिड जो होती है बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी की होती है ना, क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। और ये जो आइसोनियाजिड होती है प्यारे दोस्तों, ये आपके प्रोफाइलैक्सिस के अंदर भी यूज़ की जाती है ना, प्रोफाइलैक्सिस। अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस या मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको प्रोफाइलैक्सिस के तरीके पर भी, प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन के तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है ना। और ये एडल्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बैक्टीरियोसाइडल प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर काम करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें, ये जो ड्रग्स होती है जितनी अच्छी होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसको कहा जाता है INH, आइसोनियाजिड को INH के नाम से जानते हैं। तो INH के ही अपन साइड इफेक्ट देखते हैं। INH क्या क्या अमीनो रहते हैं। आई का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आयरन एक्यूमुलेशन, आयरन एक्यूमुलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन का एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो उसको सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं, जहां पर आपका आयरन का एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। आई बात समझे, तो ये साइड इफेक्ट होता है आपके आइसोनियाजिड का। नेक्स्ट है एन का मतलब होता है न्यूराइटिस या न्यूरोपैथी। और ये होती है आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन करता है आपके, आइसोनियाजिड। सवाल पूछा हुआ है, हर बार पूछा जाता है। और एच का मतलब आपका आपके
हिपेटोटॉक्सिक, ये हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, लिवर पर पे बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो INH आपके प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर काम लेते हैं, थेराप्यूटिक के पर्पज से भी काम लेते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस का साइड इफेक्ट हमने देखा। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ऑप्शन बी एंटी कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी विटामिन B6 या ऑप्शन डी विटामिन B12। तो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कन्वर्जेंट ये तो यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं है। विटामिन B6 जो होता है जिसको अपन पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं ना, पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B12 जो होता है उसको साइनकोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आइसोनियाजिड जो होती हैं आपके अल्टरनेटिव पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। ये क्यों करती हैं? क्योंकि ये डिक्रीज कर देती है पायरिडॉक्सिन का लेवल, आपके विटामिन B6 को डिक्रीज कर देती हैं। तो इसको रिप्लेस करेंगे आप विटामिन B6 की टैबलेट देकर, या तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा। बाकी सारे साइनोकोबालामिन भी यहाँ पर गलत जवाब बनेगा। विटामिन B6 ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बाकी सारे गलत हैं। अगला सवाल कह रहा है, पहले दोस्तों, अ नर्स प्रिपेयरिंग टू चेंज द पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग एंड ट्यूबिंग, द क्लाइंट सेंट्रल वेनस लाइन इज लोकेटेड इन द राइट सबक्लेवियन वेन, द नर्स आस्क्ड द क्लाइंट टू टेक विच एक्शन ड्यूरिंग द ट्यूबिंग चेंज। एक क्लाइंट है जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसको अपन कहते हैं, बैग लगा हुआ है और ट्यूबिंग लगी हुई है। अब उसका खत्म हो गया है बैग, उसके अंदर सॉल्यूशन खत्म हो गया है, उसको चेंज करना है, आप प्लान कर रहे हैं। क्लाइंट का जो सेंट्रल लाइन जो होती है वो कहाँ लगी है? राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। कहाँ लगी है? राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। अब आपने जो पेशेंट को पूछा कि आपको ये काम करना है, कौन सा? ड्यूरिंग द ट्यूबिंग चेंज। ट्यूबिंग चेंज करते टाइम कौन सा काम आपको पेशेंट को बोलना है, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रीथ नॉर्मली, ऑप्शन बी कह रहा है टर्न द हेड टू राइट, ऑप्शन सी एक्सहेल स्लोली एंड इवनली, ऑप्शन डी कह रहा है टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट एंड बियर डाउन। क्या रहेगा सही जवाब? देखो, पेरेंटल न्यूट्रिशन जब हम पढ़ते हैं या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं तो उसको असेस आप सेंट्रल लाइन से भी दे सकते हो, सेंट्रल लाइन से दे सकते हो, या पेरिफेरल लाइन से भी दे सकते हो। पेरिफेरल के लिए टी ने पेरी नाम से अलग से आता है, जिसके अंदर डेक्सट्रोज का जो अमाउंट होता है वो कम होता है कंपेयर टू सेंट्रल लाइन के, है ना, जो सेंट्रल लाइन से देते हैं। तो जब आप मेनली सेंट्रल लाइन प्रेफर की जाती है, लार्ज वेन प्रेफर की जाती है, डायरेक्टली हार्ट के अंदर दिया जाता है। तो जब आप ये सेंट्रल लाइन के अंदर ये डालोगे तो इसके अंदर जब आप ट्यूबिंग को चेंज करोगे, जब भी बैग चेंज करोगे तो रिस्क रहती है आपके किसके? रिस्क रहती है आपके किसकी? एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म। आप ट्यूबिंग जब चेंज करोगे तो एयर एम्बोलिज्म की रिस्क रहती है आपके ट्यूबिंग चेंज करते टाइम पेरेंटल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट को आपको क्या बोलना है कि आपको ब्रीथ नॉर्मली नहीं, ना, नॉर्मली ब्रीथ नहीं करवानी है, टर्न टू द हेड टू द राइट। देखो यहाँ पर राइट साइड के अंदर तो आपके लाइन लगी है, और राइट साइड के अंदर अगर आप पेशेंट का टर्न कर दोगे हेड तो आपको निकालने के अंदर या ट्यूबिंग चेंज करने के अंदर दिक्कत होगी। तो पेशेंट को अपोजिट साइड के अंदर करना है, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर हेड टर्न करना है, राइट साइड के अंदर नहीं करना। तो ये यहाँ पर गलत जवाब बन गया। एक्सहेल स्लोली एंड इवनली, आपको एक्सहेल धीरे धीरे करना है, एक्सहेल नहीं करना है। ऑप्शन डी कह रहा है टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट बियर एंड डाउन। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन डी कह रहा है पेशेंट को बोलेंगे आपको डीप ब्रीथ करनी है, होल्ड करेंगे उस ब्रीथ को और बियर डाउन करेंगे। इसका मतलब होता है, इसको एक मैन्यूवर के नाम से जानते हैं जिसको अपन वाल्सवा मैन्यूवर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्सवा मैन्यूवर। वाल्सवा मैन्यूवर जब पेशेंट को परफॉर्म कराएंगे, पेशेंट डीप ब्रीथ लेगा, इससे क्या होगा? आपके इंक्रीज होगा क्या? इंट्राथोरासिक प्रेशर जब इंक्रीज रहेगा तो यहाँ पर आपको जो वेन है उसके अंदर मैक्सिमम ब्लड फिल हो जाएगा, है ना, प्रेशर की वजह से। और वहाँ पर जब वेन जो खाली नहीं रहेगी वेन, तो वहाँ पर एम्बोलिज्म की रिस्क जो थी डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पर एयर एम्बोलिज्म की एंट्री प्रिवेंट हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्लाइंट को क्या बोलना है? आपको डीप ब्रीथ करनी है, होल्ड करनी है, बियर डाउन करनी है, वाल्सवा मैन्यूवर आपको परफॉर्म करना है। ये सवाल बेसिकली कहना चाह रहा है। आई बात समझें? हम मूवमेंट करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, ए क्लाइंट इज डिस्चार्ज एट होम पेरेंटल न्यूट्रिशन विथ ईच विजिट द होम केयर नर्स असेस विच पैरामीटर मोस्ट क्लोजली। क्या बोल रहा है? मॉनिटरिंग दिस थेरेपी। एक क्लाइंट है जो डिस्चार्ज हो रहा है आपका, उसको होम थेरेपी चल रही है किसकी? आपके पेरेंटल न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की,
विथ ईच विजिट द होम केयर नर्स असेस द पैरामीटर मोस्ट क्लोजली। इनमें से दिए गए पैरामीटर्स जो थे इस थेरेपी से रिलेटेड कौन से पैरामीटर जिसको अपन मोस्ट क्लोजली असेस करेंगे, ये सवाल ने पूछा है। प्रायोरिटी बेस होता है ऐसे सवाल। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है पल्स एंड वेट, ऑप्शन बी कह रहा है आपके टेम्परेचर एंड वेट, ऑप्शन सी कह रहा है पल्स एंड ब्लड प्रेशर, एंड ऑप्शन डी कह रहा है आपके टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। क्या रहेगा सही आंसर? सोच समझ के जवाब दीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी सवाल है। सारे पैरामीटर जो होते हैं ये नेसेसरी रहते हैं, इनिशियली अपन को करने ज़रूरी रहते हैं, चेक करना भी ज़रूरी रहता है, क्लोजली मॉनिटर करना रहता है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट क्लोजली पूछा है, मतलब प्रायोरिटी किसको अपन देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे कि वो तो मॉनिटर करना ही है, बाकी अगर आप नहीं करो तो भी चलेगा लेकिन बाद में भी कर सकते हो। तो टोटल पेनिट्रेंट न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करें तो टीपीएन जो होता है आपके टीपीएन है ना, इसके अंदर जो होता है पेशेंट को जब पेशेंट की ओरल सर्जरी होती है या पेशेंट अनेबल टू टेक सम थिंग्स बाय द जीआई ट्रैक्ट, आप पेशेंट अनेबल है नहीं ले सकता या जितना कुछ ओरली इनटेक कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं है उसकी मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल करने के लिए, या उसको काउंटर इंडिकेशन है, मान लीजिए जीआई सर्जरी हो रही है, इंटेस्टाइन को काट दिया है, एनास्टोमोसिस क्या है वो भी उसकी हीलिंग के लिए पेशेंट को एनपीओ रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर जब पेशेंट कुछ नहीं लेगा तो उसको न्यूट्रिशन नीड को फुलफिल करने के लिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है, जिसके अंदर आता है आपका डेक्सट्रोज होता है। क्या होता है? डेक्सट्रोज होता है आपके प्रोटीन जो होती है अमीनो एसिड्स के फॉर्म के अंदर होती है, अमीनो एसिड्स, और फैट जो होती है आपके फैट जो होती है इमल्सिफाइड होती है ना, इमल्सिफाइड लिपिड इमल्सिफाइड के अंदर फॉर्म के अंदर होती है। तो सारा न्यूट्रिशन आपको इसी से मिलेगा। अब इसके अंदर ग्लूकोज होता है मैक्सिमम 30% के अराउंड होता है जो सेंट्रल लाइन से अपन देते हैं। ये जब ग्लूकोज इसके अंदर रहेगा तो मैक्सिमम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें, टीपीएन की कॉम्प्लिकेशन भाई कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और यही यहाँ से सवाल बना है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम ग्लूकोज होने के कारण पेशेंट के अंदर रिस्क होती है किसकी? इन्फेक्शन की, है ना, इन्फेक्शन की रिस्क होती है, क्योंकि एक तो जो लाइन आपने लगाई वो डायरेक्ट क्या लगाई? सेंट्रल लाइन होती है, और सेंट्रल लाइन वही आपका मैक्सिमम ग्लूकोज आ रहा है तो रिस्क होती है इन्फेक्शन की। दूसरी रिस्क होती है आप लार्ज वेन के अंदर डायरेक्ट डाल रहे हो, डायरेक्ट हार्ट के अंदर सर्कुलेशन के अंदर फ्लूइड डाल रहे हो तो रिस्क रहती है आपके हाइपर वॉल्यूमिया की रिस्क रहती है। वहीं अगर अपन बात करें आप ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर डेक्सट्रोज डाल रहे हो तो क्लाइंट को रिस्क रहती है आपके हाइपरग्लाइसीमिया की, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और वहीं अपन बात करें तो कभी कभार अगर आपने सडन स्टॉप कर दिया तो आपके हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है ना, हालांकि इनिशियली हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसके जब इंडिकेशन पढ़ते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लेकिन जब आप सडनली बंद कर देते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। इसलिए उसके कुछ अलग अलग इंडिकेशन रहते हैं, कैसे बंद करना है, D5 चलाना है, डेक्सट्रोज अलग से देना है, स्लोली रेट डाउन करनी, ये कुछ रहते हैं। और एक कारण रहता है आपका कॉम्प्लिकेशन एयर एम्बोलिज्म, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था, एयर एम्बोलिज्म। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं टीपीएन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेन इन्फेक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, है ना, बहुत बड़ा रिस्क रहता है इन्फेक्शन का। अब सवाल क्या रहा है कि इसके अंदर कौन सा पैरामीटर जो आप मोस्ट क्लोजली मॉनिटर करोगे, तो पल्स एंड वेट, हार्ट रेट चेक करोगे या इसका पेशेंट का वजन देखोगे ना। तो वजन जो होता है अभी हमने देखा कि हाइपर वॉल्यूमिया इसका एक कारण बनता है ना। तो हाइपर वॉल्यूमिया अपन देख सकते हैं वेट से, लेकिन हार्ट रेट पल्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल गलत जवाब बनेगा। जैसे बात करें ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पर टेम्परेचर एंड वेट। अभी हमने देखा वेट अगर आपका पेशेंट का हाइपर वॉल्यूमिया हो सकता है, पेशेंट को क्या है होम घर पे अगर ये पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है तो वेट जो होता है दो चीज़ें मेजर करेगा। कौन सी दो चीज़ें मेजर करेगा? एक तो ये मेजर करेगा कि जो थेरेपी आप दे रहे हैं इफेक्टिव है कि नहीं, है ना। अगर पेशेंट का वेट अगर प्रॉपरली इंक्रीज हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी। एंड दूसरा हो रहा है अगर वो आप ज़्यादा दे रहे हो तो पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपर वॉल्यूमिया, है कि नहीं? हाइपर वॉल्यूमिया हो सकता है क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन होता है ज़्यादा आप दे दोगे तो इफेक्टिवनेस ऑफ द थेरेपी एंड हाइपर वॉल्यूमिया को असेस करने के लिए वेट अभी हम चेक करते हैं। अभी हमने कहा इसका जो टेम्परेचर, तो इन्फेक्शन की रिस्क होती है पेशेंट का टेम्परेचर जब हम चेक करेंगे तो पेशेंट का अगर कोई फीवर वगैरह आ रहा है, चिल्स आ रहा है, वो इंडिकेट करेगा टेम्परेचर से। और ये अगर टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ा हुआ है तो इंडिकेट करेगा कहीं ना कहीं पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है, या अगर वेट गेन होता है तो या तो थेरेपी इफेक्टिवनेस है या फिर हाइपर वॉल्यूमिया हो चुका है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पैरामीटर जो थे बिल्कुल उनको सही लग रहे हैं। एक बार नज़र डालते हैं सी ऑप्शन पर। सी कह रहा है पल्स एंड बीपी बिल्कुल यहाँ पर चेक कर सकते हैं फॉर आपके हाइपर वॉल्यूमिया को असेस करने के लिए, लेकिन हार्ट रेट इनिशियली नहीं काउंट कर सकते।
ऑप्शन डी टेम्परेचर बिल्कुल अपन करेंगे, अभी हमने देखा था इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन बीपी जो होता है इनिशियली अपन हाइपरवोलेमिया की कंडीशन के अंदर वेट को बिल्कुल प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लड प्रेशर को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल गलत जवाब बनेंगे। ऑप्शन बी टेम्परेचर एंड वेट बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत है। टेम्परेचर इन्फेक्शन की रिस्क को असेस करेंगे और वेट जो था आपके थेरेपी की इफेक्टिवनेस और हाइपरवोलेमिया की रिस्क को भी असेस कर देगा। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर 5 ml भी फ्लूइड रुकता है तो आपका वेट गेन होगा, 500 ml भी रुकता है तो भी वेट गेन होगा। तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट हमेशा बेस्ट क्राइटेरिया माना जाता है और इन्फेक्शन के लिए आपको टेम्परेचर हमेशा चेक करते रहना है होम विजिट करते टाइम, इसलिए यहाँ पर मोस्ट क्लोजली कहा है। बाकी तो सब कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत है। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, द नर्स जस्ट रिसीव अ प्रिस्क्रिप्शन टू द ट्रांसफ्यूज अ यूनिट ऑफ PRBC फॉर असाइन्ड क्लाइंट, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक नेक्स्ट। देखिए ये भी प्रायोरिटी बेस्ड सवाल है, सवाल एक से बढ़कर एक लेके आए हैं, जवाब आपको देना है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा घूमेंगे लेकिन जवाब जरूर निकल के आएगा। सवाल कह रहा है अगर आपने एक प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया है कि पेशेंट को क्या देना है, PRBC का मतलब होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, है ना, एक ब्लड चढ़ाना है पेशेंट को, आपका जो असाइन क्लाइंट है। आपको ये तो प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, अब आप अगला क्या कदम रहेगा आपका, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है चेक करेंगे सेट ऑफ वाइटल साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्शन बी कह रहा है ऑर्डर द ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन मिलता है हम ब्लड बैंक से ब्लड को फ़ोन करके बोल देंगे, ऑर्डर दे देंगे, लाओ एक ब्लड लाओ साहब। ऑप्शन सी कह रहा है ऑब्टेन करेंगे वाई साइड ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन ट्यूबिंग, जैसे ही आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला हम जो है ट्यूबिंग वगैरह सब तैयार कर देंगे, लो भाई साहब इसको है ब्लड चढ़ाना है। ऑप्शन डी कह रहा है चेक टू बी श्योर दैट कंसेंट ऑफ द ट्रांसफ्यूजन टू बी साइंड, हम ये चेक करेंगे जैसे प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट का कंसेंट लिया कि नहीं लिया है। क्या जवाब रहेगा, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही मज़ेदार आंसर इसका बनेगा। देखो ब्लड प्रोडक्ट जब भी आप देते हो तो वाइटल साइन को हमेशा असेस करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना, वाइटल साइन हमेशा असेस करते हैं उसके बेसलाइन के लिए और क्लाइंट की प्रेजेंट कंडीशन, इंट्रा ट्रांसफ्यूजन और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन इन्होंने कहा कि आपको जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन रिसीव होता है उसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, तो जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन होता है तो आपको डायरेक्ट वाइटल साइन नहीं लेते हैं। वाइटल साइन का मतलब हो गया, अगर आप वाइटल साइन ले रहे हो इसका मतलब आप डायरेक्ट ब्लड चढ़ाओगे, है ना, तो डायरेक्ट वाइटल साइन नहीं लेते हैं, ना तो डायरेक्ट ब्लड बैंक को फ़ोन करते हैं, ना ही डायरेक्ट ट्यूबिंग लेते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि पेशेंट को ब्लड चढ़ाना है, हम ये चेक करेंगे कि पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट पेशेंट से लिया है कि नहीं है। BT कंसेंट जिसको अपन कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेंट रहता है आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्राइटेरिया से, है ना, BT कंसेंट जिसको अपन कहते हैं, BT कंसेंट, क्योंकि ब्लड जो होता है अपने आप के अंदर बहुत ही मेजर खतरनाक दवाई होती है। ब्लड दवाई तो है, पेशेंट को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, और वो जो उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, हाइपरवोलेमिया हो सकता है ना, वहाँ पर साइटोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है, हीमोलाइसिस हो सकता है, पेशेंट को जो होता है आपके हाइपरवोलेमिया हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पर लेके जा सकती है। इसीलिए पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ऐसा ब्लड लगा रहे हैं, सारी चीज़ें क्रॉस मैच हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी रिस्क हो सकती है, इनिशियली हम ध्यान रखेंगे, बट आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए कंसेंट लेते हैं जिसको अपन BT कंसेंट के नाम से जानते हैं। तो जब भी प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है ब्लड चढ़ाने का तो आपको BT कंसेंट हमेशा लेना है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। उसके बाद में आपको वाइटल साइन लेना है और उसके बाद में आपको ये ट्यूब वगैरह लेके ब्लड बैंक को फ़ोन करके आप मंगवा दोगे तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनिशियली आपको प्रिस्क्रिप्शन के बाद में कंसेंट हमेशा चेक करना है, ये आपकी प्रायोरिटी बनती है। आई बात समझ में। अगला सवाल कह रहा है एक क्लाइंट डायग्नोस हुआ आपकी कंडक्टिव हियरिंग लॉस से, पूछता है नर्स को एक्सप्लेन करो द कॉज ऑफ द हियरिंग प्रॉब्लम। क्लाइंट को क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुई है, उसने आपको क्या पूछा कि मेरे इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, हियरिंग प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या है। द नर्स प्लान टू एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय विच प्रॉब्लम। अगर आपने प्लान किया इसको मैं बताऊंगा तो आपको खुद को पता होना चाहिए पहले कि ये क्लाइंट की कंडीशन क्यों है, प्रॉब्लम क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ये क्यों है। ऑप्शन ए कह रहा है डिफेक्ट इन कॉक्लिया, डिफेक्ट इन cranial nerve 8th। ऑप्शन सी कह रहा है फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स, एंड ऑप्शन डी कह रहा है डिफेक्ट इन सेंसरी फाइबर्स दैट लीड टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या जवाब रहेगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा हियरिंग लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू में।
तो हियरिंग लॉस जब अपन पढ़ते हैं ना, हियरिंग लॉस होती है आपकी ईयर के फंक्शन अगर लॉस होते हैं तो आपको हियरिंग लॉस हो जाता है ना। क्या होता है? हियरिंग लॉस। ये जो हियरिंग लॉस होती है ये दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है आपकी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है और एक तो होती है आपकी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, है ना, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है, इसके अंदर क्या होता है आपका, मतलब आउटर और मिडल ईयर के अंदर कोई रुकावट आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कुछ डिफेक्ट होता है तो आपकी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जब भी होता है उसके अंदर क्या होता है आपका इनर ईयर अफेक्ट होता है, इनर ईयर आपका अफेक्ट होता है। इनर ईयर की बात करें उसके अंदर आपका कोक्लिया आता है, आपके जो 8th क्रेनियल नर्व होती हैं जिसको अपन वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं, उसके जो फाइबर्स होते हैं जो प्योर सेंसिटिव नर्व होती हैं वो हो गया, या आपके जो सेमी सर्कुलर कैनल होती है वहाँ, मतलब इनर ईयर के अंदर कहीं भी दिक्कत होती है वो आपके सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर आएगा। अब सवाल पूछा है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो पहले ही हमने देख लिया आउटर या मिडिल ईयर के अंदर प्रॉब्लम है, तो अब उसको क्या एक्सप्लेन करोगे। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहे हैं कोक्लिया, अगर कोक्लिया के अंदर वहाँ पर डिफेक्ट पाया जाता है वो आपके इनर ईयर के अंदर है, ना, तो वो आपके सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर आएगा, है ना, सेंसरी न्यूरल। ऑप्शन बी है क्रेनियल और 8th क्रेनियल नर्व के अंदर कोई डिफेक्ट रहता है वो भी आपके सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर आएगा। ऑप्शन डी कह रहा है सेंसरी फाइबर दैट लीड टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन को नर्व जाती हैं, जो 8th क्रेनियल नर्व होती है उसके साइन सेंसरी फाइबर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी किसके अंदर आएगा, आपके सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मतलब आपके इनर ईयर के अंदर। एक ऑप्शन सी जो है फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव, जी हाँ बिल्कुल, अगर आपके आउटर और मिडल ईयर के अंदर कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई रुकावट आ गई है, तब जाकर आपका जो साउंड वेव है वो इनर ईयर तक ट्रांसमिट नहीं होगा और उसकी वजह से आपको जो हियरिंग लॉस होगा उसको अपन क्या कहते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्या कहते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। उस हियरिंग लॉस के लिए अपन जो होता है ट्यूनिंग फॉक का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूनिंग फॉक जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्यूनिंग फॉक नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आपका राइनी टेस्ट किया जाता है, राइनियन वेबर टेस्ट, है ना, वेबर टेस्ट अपने आप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रहते हैं, है ना, कभी डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। अगला सवाल क्या है प्यारे दोस्तों, अ नर्स जस्ट रीअसेस द कंडीशन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हु एडमिटेड 1 आवर एगो टू द सर्जिकल यूनिट। एक मरीज है, एक नर्स है जिसने आपने कंडीशन असेस की, एक पोस्ट ऑप पेशेंट है जो अभी 1 घंटे पहले आया आपके सर्जिकल यूनिट के अंदर। द नर्स प्लान टू मॉनिटर विच पैरामीटर मोस्ट केयरफुली ड्यूरिंग नेक्स्ट आवर। देखिए प्रायोरिटी बेस्ड सवाल सब लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल के अंदर आपको एग्जाम्स के अंदर पूछेंगे और आपको सवाल के अंदर घुमाएंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आप कभी नहीं घूमेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर। ऑप्शन बी कह रहा है टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी कह रहा है बीपी 100/70 mm ऑफ HG, है ना, ये यहाँ पर HG। और ऑप्शन डी कह रहा है सीरियस ड्रेनेज ऑन सर्जिकल ड्रेसिंग। क्या जवाब रहेगा? तो जब भी कोई पेशेंट आपके सर्जिकल यूनिट के अंदर आता है, सर्जरी के बाद में आता है, तो सर्जरी की रिस्क क्या रहती है हमेशा, है ना, सर्जरी की रिस्क इनिशियली अपन वाइटल साइन चेक करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो सर्जरी के बाद में, है ना, पोस्ट सर्जरी के बाद में रिस्क रहती है क्लाइंट को हेमरेज की, हेमरेज, है ना, सबसे बड़ी रिस्क रहती है आपके ब्लीडिंग की। तो ब्लीडिंग अगर पेशेंट को हो जाती है तो पेशेंट को हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया पेशेंट शॉक के अंदर जा सकता है, शॉक हो सकता है। अगर हाइपोवोलीमिया या शॉक रहेगा तो पेशेंट का डिक्रीज हो जाएगा क्या, रीनल परफ्यूजन, रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, है ना। शॉक रहेगा तो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा, रीनल परफ्यूजन कम रहेगा तो आपका डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट। क्या रहेगा? यूरिन आउटपुट। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यूरिन आउटपुट जो रहता है पेशेंट का, जब भी आप पोस्ट ऑप पेशेंट आता है उसका पर आवर यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर अगर वो आता है वो आपका नॉर्मल फाइंडिंग है। क्या है? नॉर्मल। अगर 30 ml से कम अगर कोई यूरिन आउटपुट आता है वो आपके बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है, तो वो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है 20 ml बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन गया। 20 ml जो होता है यूरिन आउटपुट कम है, कहीं न कहीं पेशेंट को हाइपोवोलीमिया के अंदर गए हैं, शॉक के अंदर गए हैं, रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हुआ है, इसलिए यूरिन आउटपुट कम आ रहा है। टेम्परेचर 37, हालांकि टेम्परेचर जब आप या तो 37.7 मतलब इससे ज़्यादा होगा या 36.1 से कम होगा, हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फॉर्म करेंगे। इनिशियली
इमीडिएटली रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बीपी जो होता है 100/70 बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये सिस्टोलिक बीपी है, अगर 90 से कम आता है, लेस देन 90, तो अगर आप इन्फॉर्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनिशियली इमीडिएटली कोई नीड ऑफ इंटरवेंशन नहीं है। एक ऑप्शन डी कह रहा है सीरियस ड्रेनेज, तो ड्रेनेज हमेशा सीरियस नॉर्मल होते हैं, सर्जरी के बाद में ड्रेसिंग पर सीरियस ड्रेनेज होते हैं वो नॉर्मल काउंट करते हो, तो यहाँ पर इमीडिएटली इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा, 30 ml होना चाहिए, 20 ml है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल क्या है दोस्तों, द नर्स असेस द क्लाइंट सर्जिकल इंसिजन, एक नर्स ने सर्जिकल इंसिजन को असेस किया है, साइन ऑफ इन्फेक्शन, किसके लिए, इन्फेक्शन के साइन के लिए आपने वुंड को असेस किया है, बाय विच फाइंडिंग बाय द नर्स वुड इंटरप्रिटेड अ नॉर्मल फाइंडिंग एट सर्जिकल साइट। आपने रिस्क किसके लिए असेस किया कि भाई इन्फेक्शन की रिस्क तो नहीं है पेशेंट को। जब आपने वुंड को देखा तो आपको क्या इंटरप्रेटेड ऐसी फाइंडिंग मिली जो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट का जो वुंड है बिल्कुल नॉर्मल है, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है रेड एंड हार्ड स्किन, ऑप्शन बी सीरियस ड्रेनेज, ऑप्शन सी पुरुलेंट ड्रेनेज, ऑप्शन डी द वार्म टेंडर स्किन। तो देखो, इन्फेक्शन जब भी होता है, इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन जब भी होता है तो पेशेंट का जो वुंड है, वुंड एरिया आसपास वो रेड रहेगा, डेफिनेटली वार्म रहेगा, सर्कुलेशन वहाँ बढ़ जाएगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, रेडनेस रहेगी, है ना। वहाँ पर अगर वो सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो पुरुलेंट ड्रेनेज हो सकता है, मतलब पस वहाँ पर आ सकती है, और आपको टच करने पर टेंडरनेस होगा, मतलब पेन होगा पेशेंट को। तो ये साइन रहते हैं किसके, आपके इन्फेक्शन के साइन रहते हैं। लेकिन सीक्रेशन की बात करें तो रेड, हार्ड स्किन, पुरुलेंट ड्रेनेज, वार्म टेंडर स्किन, ये साइन सारे किसके, आपके इन्फेक्शन के। हमको पूछा है नॉर्मल क्या है, तो ऑप्शन बी कह रहा है सीरियस ड्रेनेज अगर किसी सीक्रेशन आते हैं वो क्या है, बिल्कुल आपके नॉर्मल है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, सीरियस ड्रेनेज, है ना, नॉर्मल सीक्रेशन होते हैं। एक होता है सीरो सांग्विनियस, ये भी नॉर्मल होते हैं, सीरस ये भी नॉर्मल सीक्रेशन होता है, और एक होता है आपके, इनके अंदर आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। अगर वहाँ पेशेंट को जो होता है वहाँ सांग्विनियस सीक्रेशन आता है, सांग्विनियस, तो ये यहाँ पर इंडिकेट करते हैं ब्लीडिंग को, है ना, ब्लीडिंग कहीं के पेशेंट को हुई थी, जो ब्राइट रेड कलर के सीक्रेशन होते हैं उसको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। और एक होता है पुरुलेंट ड्रेनेज, पुरुलेंट मतलब वहाँ पर पस वगैरह आ रही है, तो इस टाइप के सीक्रेशन रहते हैं। ऑप्शन बी सीरियस ड्रेनेज यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वुंड है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ इन्फेक्शन है और बिल्कुल नॉर्मल है। आई बात समझ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी हमने डिस्कस किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे प्यारे दोस्तों। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अगर तुम खुद का मूल्य समझते हो तो दूसरों के द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले खुद की वैल्यू खुद को करनी पड़ेगी, दूसरों से उम्मीद ना करें। और अगर आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी वैल्यू करें, तो आपको उस टारगेट पर आपको फोकस करना पड़ेगा, वो ड्रीम आपको अचीव करने पड़ेंगे जो आपने और आपके माता पिता ने मिलकर देखे हैं, जब भी अनवरत निरंतर बिना थके देख रहे हैं और आप उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो लगे रहिएगा अपने सपनों के पीछे, बने रहिएगा, इसी तरह से सीखते रहे, मस्त रहे और हंसते रहे। थैंक्स फॉर लर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको मैक्सिमम लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सरस्वती के भंडार को जितना अपन शेयर करेंगे, बांटेंगे, हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। मिलते हैं किसी अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। हम रुकते हैं अभी यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।